Two kinds of companies. Please take a double sheet of paper. This chart is going to be a very big chart and I'm going to make you all write various things. So please write it in a spacious manner. Types of companies. I'll play a song. It's a very big chart. और simultaneously लिखते जाओ. नहीं? जरूर चाहिए. चैप्टर 2 पूरा कवर हो जाएगा ये चार्ट में. Write down fast and not slow. देखो एक्सेस टू कैपिटल के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड. प्राइवेट कंपनी फर्दर इनटू टू टाइप्स, स्मॉल कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. लाइबिलिटी के हिसाब से लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. और गारंटी को वापस से दो हिस्सों में, हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. हो गया क्या लिखकर? लास्ट 1 मिनट. Okay, we'll do the topic according to this particular chart. Everyone, अगर लिख के नहीं हुआ है प्लीज राइट इट डाउन एज होमवर्क. कोई भी अभी नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनेगा जो कुछ भी मैं बोल रही हूं. आपके बुक्स के पेज नंबर 11 पे आ जाइए. 1 और 1 11 पे आ जाइए. हाँ, वही पेज जो 10 के बाद आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. आ जाइए पेज नंबर 11 पे. देखो, अकॉर्डिंग टू वेरियस कैटेगरीज कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. मेंबरशिप के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी. देखो, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन हो सकता है. वही सारे क्राइटेरियाज हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वी आर डूइंग इज, वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू चार्ट, इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. तो मेंबरशिप के हिसाब से कंपनीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन ओनली टू टाइप्स. योर कंपनी कैन ईदर बी अ प्राइवेट कंपनी और इट कैन बी अ पब्लिक कंपनी. Now, what do you mean by a public company? Any company which is not a private company is a public company. तो सवाल ये उठ जाता है, what do you mean by a public company? मैम, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक है, तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट नहीं है, तो प्राइवेट वही है जो पब्लिक नहीं है. क्या ऐसा लिखा होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं लिखा होगा. अगर हमने एक डेफिनेशन दी है जो दूसरे डेफिनेशन के ऊपर निर्भर है, जैसे कि इस केस में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अगर प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन के ऊपर निर्भर है,
Now we have to actually explain what is the meaning of a private company. तो देखो, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज है. देखो, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं है. तो प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? जिसके रूल बुक में, रूल बुक को एक्चुअली कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. हर कंपनी की अपनी रूल बुक होती है जहां पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखती है कि कैसे बिजनेस करना है. तो ये रूल बुक में अगर 3 चीजें नजर आएगी आपको, एल, आर और पी, आप समझ लीजिए कि वो प्राइवेट कंपनी है. और अगर रूल बुक में एल, आर और पी नजर नहीं आता तो समझ लीजिए कि वो एक पब्लिक कंपनी है. देखो, सिंपल सी बात है, सिर्फ 3 चीजें ढूंढनी है, एल, आर और पी. अगर एल, आर, पी नजर आता है, क्या वो एक प्राइवेट कंपनी है. और अगर एल, आर, पी नजर नहीं आ रहा है, क्या वो एक पब्लिक कंपनी है? यस. तो सवाल ये उठता है कि एल, आर, पी मतलब क्या. पहला जो रिस्ट्रिक्शन है, 3 रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस है. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एल, इट सेज दैट इट लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स to 200. 1956 एक्ट में इट वॉज ओनली 50. 2013 एक्ट में a private company is a company which is having a number of members up to 200. तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और 200 तक के मेंबर्स है तो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी के नाम पे चला सकते हो. एनी कंपनी हैविंग मेंबर्स अप टू 200 कैन इनकॉर्पोरेट देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? बट ये जो 200 का फिगर है, आप ऐसे ही गिनती नहीं करने वाले हो. देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर काउंटिंग दिस फिगर ऑफ 200. पहली बात तो, अगर ये 200 की गिनती में आपके एम्प्लॉइज है, they will not be counted in this figure of 200. तो say for example, आपकी कंपनी ने ईसॉप के रूप में आपके एम्प्लॉइज को कुछ शेयर्स दिए हैं. ईसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान. क्या हुआ है? ईसॉप के रूप में आपकी कंपनी ने आपके एम्प्लॉइज को कुछ शेयर्स दिए हैं. अब ये शेयर्स तो कोई स्कीम की वजह से आपके एम्प्लॉइज को मिले हैं. इन शेयर्स को इशू करने का इंटेंशन ही कुछ और था. ऐसा नहीं था कि ये जो लोग हैं, ये जो एम्प्लॉइज है, आपकी कंपनी के मेंबर्स बनना चाहते थे, बट ऐसे कुछ हालात हो गए, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस हो गई, ऐसी कोई स्कीम्स आई जिसके वजह से दे बिकेम एलिजिबल टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. एंड दैट इज व्हाई दीज एम्प्लॉइज, दो दे आर द शेयर होल्डर्स, though they own the shares of the company, they will not be regarded as the members of the company. क्योंकि ये शेयर्स जो उन्हें दिए जा रहे हैं, ये वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट के रूप में कंपनी के लिए नहीं खरीदते हैं. आपको पता है, अकाउंट्स में है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और अकाउंटिंग भी है क्या, आई डोंट नो, एडवांस्ड अकाउंट्स में. ठीक है, जो भी है, एडवांस्ड अकाउंट्स में आपको बताया जाएगा. ये ईसॉप की स्कीम क्यों आई थी? ताकि एम्प्लॉय जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहे. जब आईटी सेक्टर में बूम हुआ था, मेनी आईटी इंजीनियर्स, दे वर लीविंग इंडियन कंपनीज एंड दे वर गोइंग टू यूएसए, जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर फेस कर रहे थे इंडियन कंपनीज. सो दे केम अप विद द ईसॉप स्कीम, जिससे क्या हुआ, उनको कहा गया अगर 3 साल, एग्जाम्पल लॉक इन पीरियड, 3 साल के लिए अगर आप हमारी कंपनी में रहते हो, रिटेन रहते हो, 3 साल बाद हम आपको ऑप्शन देंगे हमारी कंपनी के शेयर्स इतने कम प्राइस पे खरीदने के लिए. जहां पे हमारी कंपनी के शेयर्स 1300 पे कोट हो रहे, हम आपको ऑप्शन देंगे सिर्फ 200 रुपए में खरीदने के लिए. तो अगर आप 200 रुपए पे खरीद भी लो और इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे बेच भी दो, आप
तो मैं क्या कह रही थी, ये लॉक इन पीरियड है कुछ 3 सालों का. इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे आप वापस से अगर शेयर्स बेच भी दो तो आपको तुरंत प्रॉफिट रियलाइज होगा. तो देखो ये शेयर्स इन एम्प्लॉयज ने इसीलिए नहीं खरीदे है ताकि वो ये कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाए. ये तो वो कोई और सर्कमस्टेंसेस थी जिसके वजह से दे वर अट्रैक्टेड टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड दैट इज व्हाई एम्प्लॉयज आर बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लिमिट ऑफ 200. वैसे ही क्या हुआ, ईसॉप के द्वारा से आई वॉज एन एलिजिबल एम्प्लॉय और मैंने शेयर्स खरीद लिए. 10 साल हो गया मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया. नाउ आई एम 50 years ऑफ एज एंड नाउ आई एम रिटायरिंग. तो मैंने टर्मिनेशन लेटर दे दिया, रेजिग्नेशन कर दिया और आई रिटायर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. बट देखो अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं इस कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखूं. मतलब अभी करेंटली आई एम नॉट द एम्प्लॉय बट स्टिल आई एम हैविंग द शेयर्स. मतलब आई एम एन एक्स एम्प्लॉय, आई एम अ फॉर्मर एम्प्लॉय. तो सवाल ये उठता है कि क्या फॉर्मर एम्प्लॉयज इंक्लूडेड रहेंगे? ना. जवाब है नो. इवन द फॉर्मर एम्प्लॉयज विल नॉट बी इंक्लूडेड. सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, you can hold the shares of the company in joint names. Joint names मतलब क्या? More than one holder of the company. Say, sir and I together are holding the shares in TCS. So we will be called as the joint holders. तो क्या एक से ज्यादा ओनर हो सकता है ऑफ द सेम शेयर? यस. बट देखो मेंबर इंडिविजुअल्स भले ही 2 है, सर और मैं, बट मेंबर एक ही माना जाएगा. मतलब ही जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज वन. Currently, according to the rules prescribed by the central government, joint holding can be done only by 3 persons. So you cannot apply for the shares of the company in more than 3 names. तो अगर joint holding होनी है सिर्फ 3 ही लोग jointly hold कर सकते हैं, not more than 3 people. तो अगर सपोज 3 लोग होल्ड कर रहे हैं, मैं, सर और मेरा भाई, हम तीनों को मिलाकर क्या एक माना जाएगा? यस. जब ये 200 की गिनती होगी ना, एम्प्लॉइज को नहीं इंक्लूड करेंगे, फॉर्मर एम्प्लॉइज को भी नहीं इंक्लूड करेंगे, एंड जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज वन. So first restriction is that it limits the number of members to 200. The second restriction, it restricts the transfer of shares. शब्द देखो मैंने क्या इस्तेमाल किया है, रिस्ट्रिक्ट्स. क्या प्रोहिबिशन शब्द का इस्तेमाल किया है? नहीं. अगर मैं कहती हूं रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, मतलब क्या आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो? यस. बट क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड रहेगी? यस. आप भले ही शेयर्स ट्रांसफर कीजिए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कुछ कंडीशंस है जिसको ध्यान में रखते हुए आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो. मैं वापस से बोल रही हूं, यहां पे कोई बैन नहीं है, यहां पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है. जो यहां पर है वो है एक रिस्ट्रिक्शन. मतलब शेयर्स आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस. तो क्या मैम आप एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ कंडीशंस के? यस, क्यों नहीं. देखो से फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट कंपनी है, रिस्ट्रिक्शन ये डाली है कि आप किसी और को शेयर्स ट्रांसफर करने के पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पूछो. सारे के सारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स अगर मना करते हैं तो ही कोई आउटसाइडर को शेयर्स बेचने हैं. क्या रिस्ट्रिक्शन डाली है? देखो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूं कि आप शेयर्स बेच ही नहीं सकते हो, यू कैन सेल योर शेयर्स, बट पहले ये जो शेयर्स बेचने का ऑफर है ना, जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उन्हें कीजिए. सब लोग अगर मना करते हैं तो ही कोई आउटसाइडर के पास जाइए. देखो लॉजिकल सा रीजन है, मेरी प्राइवेट कंपनी है, इट्स अ प्राइवेट अफेयर, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व एनी आउटसाइडर इन माय कंपनी. अभी मुझे जैसे भी है मेरे मेंबर्स से अब कंफर्ट जोन आ चुका है, और मुझे पता है ये लोग जो भी बोलेंगे मेरी कंपनी के अच्छे के लिए ही बोलेंगे.
अगर कोई आउटसाइडर के पास शेयर चलेगा, फालतू में दिक्कत आ जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूं। और इसीलिए मैंने कह दिया, बिफोर ऑफरिंग दी शेयर्स टू एनी अदर पर्सन, प्लीज ऑफर द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। हाँ, चलो भाई, अगर मेरा बैड लक ही खराब है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स सारे के सारे मना करते हैं, तो फिर आई कैन अलाउ यू टू शेयर द शेयर्स, टू सेल द शेयर्स टू एन आउटसाइडर। दिस क्लॉज, दिस रिस्ट्रिक्शन इज नोन एज द प्रीएम्प्टिव क्लॉज। प्रीएम्प्टिव क्लॉज से क्या होता है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पहले शेयर्स ऑफर करने होते हैं। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स मना करते हैं तो ही आप शेयर्स आउटसाइडर को बेच सकते हो। फिर कभी कभार आर्टिकल्स में लिखा होता है कि शेयर्स उस प्राइस पे बेचोगे जो ये एक्सपर्ट डिटरमिन करेगा। देखो, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज में, तो हमें पता नहीं है कि इनका मार्केट प्राइस क्या है। तो वी हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट द मार्केट प्राइस एंड देयर आर वेरियस मेथड्स हाउ यू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। आप एफएम माफा में सीखोगे, सीए फाइनल में, हाउ टू कैलकुलेट, वैल्यूएट ऑल दी सिक्योरिटीज। अब ऐसे केस में हम बोल देंगे, पहले से ही आर्टिकल्स में लिख देंगे, रूल बुक में लिख देंगे कि ये मेथड के हिसाब से आपके शेयर्स की वैल्यू डिटरमिन होगी और उसी प्राइस पे आपको शेयर्स बेचने हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो तो ज्यादा प्राइस कोट कर सकते हो, बट इस प्राइस के नीचे शेयर्स को नहीं बेचना है। अगर इस प्राइस से नीचे शेयर्स को बेचते हो तो हमारी कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ रहे हो? अब दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है, आप जरूर ट्रांसफर कीजिए, बट वही प्राइस पे जो हम कह रहे हैं। कभी कभार हो सकता है यू कैन नॉट सेल द शेयर्स टू अ राइवल। पब्लिक कंपनी होती तो फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स है, किसी के पास भी शेयर्स जा सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में तो रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। अ लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन वुड बी, राइवल्स को शेयर्स नहीं बेचने हैं, माइनर को शेयर नहीं बेचना है, इनसॉल्वेंट पर्सन को शेयर नहीं बेचना है। क्यों? फॉर ऑब्वियस रीजंस। माइनर इज इनकैपेसिट, मतलब ही इज नॉट कैपेसिटेटेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ऐसे केस में अगर शेयर्स अनपेड शेयर्स है, कुछ वैल्यू आना बाकी है और माइनर को बेच दिए, कंपनी तो माइनर से रिकवर नहीं कर पाएगी ना, तो कंपनी फंस गई बेचारी आपके ट्रांसफर में, इसलिए माइनर को नहीं बेचने हैं, इनसॉल्वेंट पर्सन को नहीं बेचने हैं, इनकैपेसिटेटेड पर्सन को नहीं बेचने हैं, राइवल्स को नहीं बेचने हैं। बेचने के पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पूछना है, वही प्राइस पे बेचना है जिस प्राइस पे कंपनी का ये एक्सपर्ट डिटरमाइन करेगा, वगैरह वगैरह। देयर आर इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। देखो, आर्टिकल आप खुद बनाते हो और आपकी प्राइवेट कंपनी है, आपकी खुद की प्राइवेट रूल बुक रहेगी। आपको कैसे कंपनी को मैनेज करना है ये खुद आप डिसाइड करोगे। कंपनीज एक्ट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही चीज लिखनी होगी, यही नहीं लिखना है, या ये ऐसा ही होना है या वैसा ही होना है। फॉर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम के लिए जरूर है कि ये तो होना ही है, बट आर्टिकल्स के लिए ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको ये बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है, तो जो चाहे रिस्ट्रिक्शंस आप डाल सकते हो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। 4-5 एग्जांपल्स मैंने दे दी है। वापस से मुझे बताओ, क्या आपके ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कोई प्रोहिबिशन है? क्या कोई बैन है? नहीं। तो क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। And last says point that it prohibits any invitation to the public for subscribing its securities. prohibits. मतलब अगर आप सिक्योरिटीज का ऑफर देना चाहते हो, सिक्योरिटीज मतलब क्या मैम? शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्यूचर्स हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं।
अगर आप पैसा रेज करना चाहते हो, ऐसे केस में यू कैन नॉट गो टू द पब्लिक टू रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स. तो किसके पास आप जा सकते हो? सिर्फ प्राइवेटली आप ये इशू कर सकते हो. आप जा सकते हो, पहली बात तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास आप जा सकते हो, डायरेक्टर्स के पास, और आप जा सकते हो डायरेक्टर्स के रिलेटिव के पास. इनके अलावा आप किसी के पास भी नहीं जा सकते. किनके पास जा सकते हैं? मेंबर्स, एग्जिस्टिंग मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स. किसके रिलेटिव्स? डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स. मेंबर्स के रिलेटिव्स नहीं. मेंबर्स तो 200 तक हो सकते हैं, मतलब रिलेटिव्स मतलब कहां तक? आप फिर प्राइवेट कंपनी क्या रही, पब्लिक ही हो गई. मेंबर्स, डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के पास जा सकते हो. थर्ड रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन है. हां, प्रोहिबिशन मतलब कंप्लीट बैन है. चाह कर भी आप पब्लिक के पास नहीं जा सकते. शेयर्स का इशू करना है, डिबेंचर्स का इशू करना है, डिपॉजिट के रूप में पैसे कलेक्ट करना है, बॉन्ड्स इशू करना है. अगर आपको इन सिक्योरिटीज के रूप में पैसे कलेक्ट करने, या तो जाओ मेंबर्स के पास, या तो जाओ डायरेक्टर्स के पास, या तो जाओ डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के पास. अब मेंबर तो हमें पता है कि मेंबर मतलब ओनर्स. मैम, डायरेक्टर्स भी पता है कि डायरेक्टर्स मतलब मैनेजर्स. बट डायरेक्टर्स रिलेटिव में कौन कौन इंक्लूडेड होगा मैम? अब आपने कुछ दिन पहले ही ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ाई थी. ग्रेच्युटी एक्ट में आपने कहा था फैमिली मेंबर मतलब कौन कौन. चलो बोलो तो. ग्रेच्युटी एक्ट में एम्प्लॉय के लिए स्पाउस, एम्प्लॉय के डिपेंडेंट पेरेंट्स, स्पाउस के डिपेंडेंट पेरेंट्स, उनके बच्चे. अगर बच्चे को गोद लिया, इवन द अडॉप्टेड चाइल्ड, एंड इफ द सन इज अ प्री डिजीज सन, द विडो एंड देयर चिल्ड्रन. बट ये तो हो गई ग्रेच्युटी एक्ट की बात. बट मैंने आपको कहा था कानून की दुनिया अपनी ही दुनिया होती है. ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है. अ पर्टिकुलर वर्ड could mean something in a particular act and it could mean totally something different in some other act. तो मैम, what is the definition of, यहां पे देखिए मेरी बैग में से कोई खजाना नहीं निकलने वाला है, ठीक है? कौन सी चीज मेरी लेक्चर्स की क्या? What is the definition of a relative under the Companies Act, मैम? देखो, पहली बात तो first point says, oh shit, so sorry. First point says that you all are members of HUF. अगर आपकी HUF है तो HUF के हर कोई मेंबर के लिए दूसरा पर्सन जो है फैमिली मेंबर माना जाएगा. दूसरा, यू आर हस्बैंड एंड वाइफ मतलब ही स्पाउस. और तीसरा जो है, दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज हैविंग मेनी पीपल इन द डेफिनेशन ऑफ अ रिलेटिव. कौन कौन है मैं बताती हूं. देखो, पहली बात तो हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड मतलब स्पाउस. देन मदर एंड फादर, देन डॉटर एंड सन, उसके बाद डॉटर्स हस्बैंड, सन्स वाइफ एंड ब्रदर एंड सिस्टर. अगर आप कंपनीज एक्ट 1956 देखोगे, देर आर 22 काइंड ऑफ रिलेशनशिप. जिस डेफिनेशन को कट शॉर्ट करके 2013 में सिर्फ और सिर्फ मैं बताती हूं कौन कौन इंक्लूडेड है. देखो, सपोज दिस इज योर स्पाउस, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव को ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, रिलेटिव को हम ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये रिलेटिव का दिल है. ये उसका चेहरा है.
ये उसके पैर है और ये उसके हाथ है। क्या बहुत लंबे पैर हो गए क्या? ठीक है, अब देखो जो भी है, देखो यहां पे स्पाउस है, अब सिर पे मतलब ऊपर कौन होगा? आपके मम्मी और आपके पापा। देखो एवरी टी सेक्शन मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, तो मतलब मम्मी और पापा। नीचे अगर आप आते हो तो देखो ये कपल को, मतलब ये और स्पाउस, जिस पर्सन की हम रिलेटिव की डेफिनेशन देख रहे हो स्पाउस, इनकी डॉटर हो सकती है या इनका बेटा हो सकता है, सन। अब डॉटर है, टी सेक्शन है, मतलब डॉटर्स हस्बैंड। सन है मतलब सन्स वाइफ, और यहां पर मतलब आपके भैया या तो फिर आपकी जीजी, सिस्टर, दीदी। तो देखो रिलेटिव में कौन कौन इंक्लूडेड है? मदर, फादर, डॉटर, सन, डॉटर्स हस्बैंड मतलब जमाई राजा, एंड सन्स वाइफ मतलब घर की बहू, और भैया और हमारी दीदी। यही सारे हो गए रिलेटिव्स के डेफिनेशन में इंक्लूडेड। मतलब अब मुझे बताओ, अगर मैं शेयर्स का ऑफर लेके चली गई डायरेक्टर के बेटी के पास, क्या ये चलेगा? यस। अगर मैं शेयर्स का ऑफर लेके चली गई डायरेक्टर के मम्मी के पास, क्या चलेगा? बट अगर मैं शेयर्स का ऑफर लेके चली गई डायरेक्टर के भाभी के पास, नहीं चलेगा। जीजू के पास नहीं चलेगा। प्रीवियस एक्ट में चलता था, इस एक्ट में नहीं चलेगा। इस एक्ट में सिर्फ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ एंड सिस्टर्स हस्बैंड मतलब भाभी एंड जीजू नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये ड्रॉ कर लीजिए। तो देखो यू आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब बैन फ्रॉम मेकिंग एन इन्विटेशन to any person other than members, directors and their relatives. चलो 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 चलो, fast. I have to complete public company, private company, one person company, OPC. चलो जल्दी जल्दी यार, बहुत स्लो हो आप लोग। हो गया? हाँ या नहीं बच्चों? चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो वापस से देखो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। तो प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स में है LRP, LRP, LRP। L is for limits the number of members to 200। बट ये 200 गिनते वक्त क्या आप एम्प्लॉयज को गिनोगे? क्या आप फॉर्मर एम्प्लॉयज को गिनोगे? क्या आप ज्वाइंट होल्डर्स को एक ही गिनोगे? R मतलब क्या? रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या कोई प्रोहिबिशन है? क्या कोई बैन है? तो फिर क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। मतलब क्या आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, बट क्या रूल्स के हिसाब से ट्रांसफर करने पड़ेंगे? यस। एंड लास्ट इज प्रोहिबिट्स। P मतलब क्या? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, टू द पब्लिक, टू द पब्लिक मतलब पब्लिक के पास नहीं जा सकते। क्या आप मेंबर्स के पास जा सकते हो? क्या आप डायरेक्टर्स के पास जा सकते हो? क्या आप डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के पास जा सकते हो? यस, फॉर द इन्विटेशन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? श्योर, 100%।
अब देखो, अभी तक क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, प्राइवेट और पब्लिक, बट प्राइवेट के भी दो कैटेगरीज है, 1% कंपनी एंड अ स्मॉल कंपनी. आई एम इरेजिंग ऑल दिस. प्लीज टेक डाउन रनिंग नोट्स माय डियर फ्रेंड्स. क्या आपने ये बातें लिखी है? यस, ओके. फिर मैं इरेज कर रही हूं, मैं मिटा रही हूं सब कुछ, बाद में मत रोते हुए आना. अच्छा चलो डिफरेंशिएशन देखते, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी. प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, पब्लिक कंपनी 7, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, यहां पे मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल यहां पे 1 लाख, यहां पर 5 लाख. उसके बाद मुझे बताओ, नाम के आगे क्या प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा? यहां पर नाम के आगे क्या लिखना होगा? लिमिटेड लिखना पड़ेगा. यस और नो गाइस? यस. अब आ जाओ टू अ 1% कंपनी. वैसे तो नाम में ही सब कुछ लिखा है. This concept is very, 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 very important. One person company, one person company, one person company. पहली बात तो क्या ये एक कंपनी है? Yes. दूसरी बात, क्या इसमें सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व है? Yes. So any company in which there is only one member is a one person company. यही डेफिनेशन है एक्ट के अंदर. Any company in which there is one person is known as a one person company. देखो, अगर मैंने कंपनी कहा है, दो चीजें इन्वॉल्व है. पहली बात तो ओनरशिप, और दूसरी चीज मैनेजमेंट. ओनरशिप मतलब कंपनी का मेंबर, मैनेजर मतलब कंपनी का डायरेक्टर. अब देखो, 1% कंपनी को, चार्ट देखो आपके चार्ट्स, क्या मैंने प्राइवेट कंपनी के अंदर कैटेगराइज किया है? तो देखो, इट इज अ प्राइवेट कंपनी. 1% कंपनी इज a private company, but it is having certain unique features, my dear friends. अभी आपने करेक्टली जवाब दिया. प्राइवेट कंपनी 2 members, प्राइवेट कंपनी मिनिमम डायरेक्टर्स 2. आपने अभी तो कहा ना, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम मेंबर्स 2, मिनिमम डायरेक्टर्स 2. बट इन केस ऑफ अ 1% कंपनी, you must only have one and only one member. मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट 1 ही है ना, एक से कम हो सकता है ना एक से ज्यादा हो सकता है. There will be only one sole person, इसको sole person कहते हैं. There will be only one member who will be the owner of the company. तो मैम, ओनर एक हो सकता है, क्या डायरेक्टर भी एक होना जरूरी है? कहां लिखा है ऐसा? हाँ बोलो. मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. My dear friends, in case of a 1% company, even if you have 1 director, it is okay. But private company का क्लॉज कहता है, देखो प्राइवेट कंपनी, मैं 1% कंपनी नहीं कह रही हूं, प्राइवेट जनरल कंपनी. प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 50 डायरेक्टर्स. इंक्रीज हो गया लिमिट, पहले 50 नहीं था 1956 एक्ट में, 2013 में इंक्रीज हो गया. प्राइवेट कंपनी के केस में, नॉट प्राइवेट कंपनी बीइंग अ ओपीसी, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में बात कर रही हूं. प्राइवेट कंपनी में केस में मिनिमम
2 directors, maximum 50 directors. But in case of a one-person company, minimum 1 director and maximum 15 directors. मतलब क्या कोई ओपीसी हो सकती है विथ ओनली 1 डायरेक्टर? यस. और मेंबर्स कितने हो गए? ओनली 1. ही इज द सोल ओनर ऑफ दिस कंपनी. 100% शेयर्स आर हेल्ड बाय दिस सोल पर्सन. मैंने आपको कहा था that this one person company concept was introduced by the J.J. Irani committee in India. This concept was introduced long time back in USA. अमेरिका में, चाइना में ये कॉन्सेप्ट सदियों से चलते आ रहा है. सिर्फ इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को अभी अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है 2013 एक्ट के अंदर. यहां पर अगर एक भी डायरेक्टर और एक ही मेंबर रहा तो भी क्या बातें चलेगी? यस. बट अब दिक्कत कब होगी? दिक्कत तो तब होगी. चलो अब हुआ क्या देखो. दिस मेंबर डाइड. एक ही मेंबर था, समझो, एक ही ओनर था. अब ऐसे केस में इफ दिस मेंबर डाइड, व्हाट विल हैपन ऑफ द कंपनी? देखो कंपनी तो नहीं मरेगी, आपको पता है, परपेचुअल सक्सेशन की वजह से. This clause is there, always there. But what we have done is we have added a new concept of nomination for a one-person company. It is compulsory to make a nomination. Nomination मतलब क्या होता है? You fix a person who will get your benefits in case that person dies. So say for example, अगर ये मिस्टर, okay, he died in an accident, तो इनके जो पोजीशन है, it will be taken by this nominee. So ये मिस्टर, when he was alive, he says that if suppose something happens to me, my company will be handed over to this particular lady who is my wife. मतलब इसकी जो वाइफ है, क्या वो नॉमिनी कहलाई जाएगी? और ये जो उसने लिखा है उसे कहते हैं एज अ नॉमिनेशन. इट इज कंपल्सरी टू मेक अ नॉमिनेशन इन केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी. बट देखो बातें इतनी आसान नहीं है. इन केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी, माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो ये जरूर बात है कि ये जो सोल मेंबर है, इफ ही डाइज, इफ ही बिकम्स इनसेन, then this particular position will be taken by the nominee. Insane हो जाता है, insolvent हो जाता है, या तो फिर he is no more, he died, then this position will be taken by the nominee. But अब देखो हमने क्या किया है. एक्ट में लिखा है अगर आपको नॉमिनी बनना है या आपको अगर मेंबर बनना है, हर कोई पर्सन मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता. There are certain restrictions on becoming a member or a nominee. पहली बात तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी छोटे पॉइंट के ऊपर आपके एग्जामिनेशन में स्ट्रेट अवे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन या तो फिर केस स्टडी 4 या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. देखो मैं क्या बोल रही हूं. अगर आप चाहते हो कि आप एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट करो, या तो फिर आप चाहते हो, आपके भाई ने ओपीसी इनकॉर्पोरेट की है, आप चाहते हो कि आप बनो नॉमिनी ऑफ दैट ओपीसी, जो भी है, सोल मेंबर बनने के लिए या तो फिर नॉमिनी बनने के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं. नॉट एवरी पर्सन कैन बी द नॉमिनी एंड नॉट एवरी पर्सन कैन बी द सोल मेंबर. पहली बात तो कहा गया है ओनली अ नेचुरल पर्सन can become either the sole member or the nominee. Natural person मतलब आपको समझता है? Not a legal person, a natural person. मतलब मुझे बताओ, अगर सपोज मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड,
और अब मैं क्या करती हूं, एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट करती हूं मेरे नाम से। क्या मैं ये ओपीसी का नॉमिनेशन स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे कर सकती हूं? नो। चाहे मैं सोल पर्सन हूं या चाहे मैं नॉमिनी हूं, आई हैव टू बी अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो होना ही है, प्लस आई शुड बी एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन तो होना ही है, बट साथ ही साथ आई शुड ऑल्सो बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। So suppose my parents are from India, they are Indians. I was born and brought up in India, but finally I am going to UK and I am getting settled in UK. भले ही मैं नेचुरल पर्सन हूं, भले ही मैं इंडियन सिटीजन हूं, क्या मैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाई जा सकती हूं? नहीं। ऐसे केस में क्या मैं ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकती हूं? नहीं। क्या मैं नॉमिनी ऑफ ओपीसी बन सकती हूं? नहीं। रेसिडेंट मतलब क्या, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई बोलेगा? वेरी गुड। प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, कुछ तो बातें आपको पता है फॉर अ चेंज। इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में, ईयर मतलब कैलेंडर ईयर, नॉट अकाउंटिंग ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में इफ यू हैव stayed in India for not less than 182 days, you will be called as a resident Indian. मतलब not less than मतलब कम से कम 182 days या तो उससे ज्यादा। हाँ या नहीं बच्चों? Stayed in India for 182 और ग्रेटर देन 182 डेज। लॉ में लिखा है नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन, बट ये 182 डेज कब के देखने हैं? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब कौन सा? इंग्लिश कैलेंडर ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी एंडिंग ऑन 31st ऑफ डिसम्बर। देखो पॉइंट नंबर कौन सा है आपकी बुक्स में? हु कैन बिकम अ नॉमिनी ऑफ एन ओबीसी? बी पॉइंट नंबर है क्या? डी पॉइंट नंबर, डी और ई। ओके फाइन, पॉइंट नंबर ई मेरे पास रहने दो बुक। हु कैन बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी? इट मे बी नोटेड that only a natural person, highlight that word, natural person, who is an Indian citizen, highlight Indian citizen, and देखो और है क्या वहां पे? and resident in India, highlight resident in India। अब देखो आगे का एकदम मजेदार है, shall be eligible to incorporate, जिमित अपने आप में हंस रहे हो, shall be eligible to incorporate a one person company, shall be a nominee for the sole member of a one person company। सवाल क्या पूछना चाहती हूं? अगर मैं एक सोल मेंबर हूं ऑफ एन ओपीसी, कैन आई ऑल्सो बी अ नॉमिनी ऑफ अनदर ओपीसी? ये रीड करके मुझे बोलो। अगर सपोज आई हैव इनकॉर्पोरेटेड एन ओपीसी, मतलब आई एम द सोल मेंबर ऑफ एन ओपीसी, कैन आई ऑल्सो बी द नॉमिनी of another OPC? Yes or no? Yes, my dear friends.
मतलब ज्यादा से ज्यादा सोल मेंबर और नॉमिनी, खत्म. यू कैनॉट इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी इन योर ओन नेम. समझ रहा है कि नहीं? अगर मेरे नाम पे एक ओपीसी है, आई कैन बी द ओनर ऑफ ओनली 1 ओपीसी. आई कैन नॉट बी द ओनर ऑफ मल्टीपल ओपीसीज. एक में ओनर बन सकती हूं और दूसरे में नॉमिनी बन सकती हूं, बस, उससे ज्यादा नहीं. आई कैन नॉट बी द नॉमिनी इन मोर देन 2 ओपीसीज. मतलब सपोज ओनर नहीं हूं, एक की नॉमिनी हूं, क्या दूसरी की भी नॉमिनी हो सकती हूं? ना. एक की ओनर और एक की नॉमिनी और खत्म. ज्यादा से ज्यादा कम हो सकता है. यू कैन बी द सोल मेंबर ऑफ 1 ओपीसी एंड यू कैन बी द नॉमिनी ऑफ 1 ओपीसी. सपोज अब क्या हुआ है, देखो सुनो. आई एम द सोल मेंबर ऑफ माई ओपीसी and I am also the nominee of some other OPC. Now that member died. समझो, जिसकी मैं नॉमिनी थी, that member died. अब एक तो OPC है ही जिसमें मैं खुद मेंबर हूं, और लॉ के तहत I cannot be the member in more than 1 OPC. But because that member died, automatically by operation of law, will I also become the member of that OPC? मतलब अब हुआ क्या है, मैं मेंबर मेरी ओपीसी की तो हूं, प्लस उस ओपीसी की भी हूं. तो अब मुझे क्या करना होगा? विद इन 15 days आई हैव टू सिलेक्ट ईदर टू कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ माई ओपीसी और दैट ओपीसी. अगर मैंने खुद की कंपनी के मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है, विद इन 15 days आई विल हैव टू सिलेक्ट द मेंबर हु विल बिकम द सोल पर्सन ऑफ दैट ओपीसी. डू नॉट अंडरस्टैंड? You can become the sole member of only 1 OPC and you can also become a nominee of another OPC. हुआ क्या है, मेरी तो OPC है और जिस कंपनी की मैं नॉमिनी थी उस कंपनी का सोल मेंबर डाइड, जिसकी वजह से नॉमिनी उसकी पोजीशन ले लेगा. नॉमिनी मतलब मैंने उस मेंबर की पोजीशन ले ली. मतलब अब मैं क्या 2 OPCs की ओनर बन गई हूं. अगर ऐसी बात होती है, आई हैव टू चूज ईदर टू बी द नॉमिनी ऑफ, ईदर टू बी द मेंबर ऑफ माई ओपीसी और टू बी द मेंबर ऑफ दैट ओपीसी. सपोज मैंने सिलेक्ट की मेरी ओपीसी, मतलब आई बिकेम द मेंबर ऑफ माई ओपीसी. मुझे क्या करना पड़ेगा? वो ओपीसी के लिए दूसरा मेंबर ढूंढना पड़ेगा. और दूसरा मेंबर बन गया, या तो मेरा नॉमिनेशन कंटिन्यूड रहेगा या तो फिर कोई और का नॉमिनेशन भी आप ऑप्ट कर सकते हो. तो मुझे बताओ, हु कैन बी अ मेंबर ऑफ एन ओपीसी? बोलो 3 कंडीशन बोलो. नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया. रेजिडेंट ऑफ इंडिया आप कब होगे? व्हेन यू स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 days of the immediately preceding 1 calendar year. बातें यहां पे खत्म नहीं हुई है माय डियर फ्रेंड्स, और बातें हैं. ओपीसी कंप्लीट करोगी, ठीक है. स्मॉल कंपनी तो मुझे नहीं लगता होगा, बट ओपीसी तो मैं कंप्लीट कर दूंगी. यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट. ये बातें हो गई ना क्लियर? यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी अंडर सेक्शन 8. अंडर सेक्शन 8 मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. अच्छा मुझे बताओ, क्यों ये पॉइंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इंडियन सिटीजन का पॉइंट डाला गया है? ये मैं बोल रही हूं ना, अगर आप ओपीसी के मेंबर बनना चाहते हो या नॉमिनी, ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी. क्यों फॉरेनर ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता? फॉरेनर नहीं कर पाएगा, है ना, बिकॉज ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन. देखो होता क्या है, 1% कंपनी बना दिया हमने. कंपनी मतलब अब कॉर्पोरेटाइजेशन होने लग गया है. अब कॉर्पोरेट एंटिटी के रूप में आप स्कैंडल करके कहीं वापस से अपने शहर चले गए, हम कहां पे आपको ढूंढते बैठेंगे? समझ में आ रही है बात?
अब ऐसे केस में फिर एक तो व्हील भी रहेगी, कॉर्पोरेट व्हील, जहां पे आप बोल पाओगे कंपनी अलग, मैं अलग, कंपनी अलग, मैनेजर्स अलग, मतलब बहुत सारे डिफेंसेस उसके पास रहेंगे। और क्योंकि वो फॉरेनर है, हम हर कोई चीज उसके ऊपर लागू नहीं कर पाएंगे। और हम नहीं चाहते कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करके भाई वो इंडियंस को ही फंसा के चले जाए। और इसलिए हमने सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ये बात अलाउ की, वो भी इंडियन सिटीजन्स हु आर रेसिडेंट इन इंडिया, ताकि अगर कोई स्कैंडल होता भी है, कोई फ्रॉड होता भी है, भाई उसके एंसेस्टर्स यहीं पे है, ही इज एन इंडियन सिटीजन, मतलब ही उसके मम्मी पापा आर बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया। मतलब आगे पीछे तो हम बातें फाइंड आउट कर ही पाएंगे कि वो कहाँ पे रहता है, उनके मॉम डैड कौन है, अगर पैसा लेना भी है उनके पास जा सकते हैं और उनसे बातें जो है सब निकाल सकते हैं। बट फॉरेनर के केस में ऑल दीज रेमेडीज आर नॉट अवेलेबल एंड दैट इज वाई ओपीसी के केस में तो नॉट अलाउड। हाँ, फॉरेनर अगर चाहे प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, बट फिर बात वही हो जाएगी कि अगर प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, ही विल नीड अनदर मेंबर, फिर वो दूसरे मेंबर के थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। बट 1% कंपनी में क्योंकि इज अ सोल मेंबर, भाई अगर उसने गलत काम कुछ कर भी दिया, वी विल हैव नो रेमेडीज एंड वी विल नॉट बी एबल टू ट्रेस हिम, एंड दैट इज वाई फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू इनकॉर्पोरेट दिस ओपीसी। दूसरा, यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट अ सेक्शन 8 कंपनी। ऑल्सो माई डियर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट डू or you cannot incorporate an OPC which is an NBFC, non-banking financial institution or company, corporation. अच्छा देखो, ये एक बढ़िया पॉइंट है जो लॉ मेकर्स ने सोच के डाला है। मैंने बोला ना, कंपनीज एक्ट 2013 वेरी इंटरेस्टिंग, हर कोई पॉइंट का बढ़िया सा लॉजिकल रीजनिंग है उनके सेक्शंस, हर कोई सेंटेंस में मैं कह सकती हूं, मैं एक्सप्लेनेशन दे सकती हूं। यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी विच इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी। वाई? देखो, इन्वेस्टमेंट कंपनी है विच इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी, मतलब वैसे भी यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बट फिर भी आप फाइनेंस के एक्टिविटीज कर रहे हो, हाँ या नहीं? नॉट बीइंग अ बैंकिंग कंपनी, यू आर इंडल्ज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी मैं कहती हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पब्लिक का इंटरेस्ट हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। और ओपीसी तो प्राइवेट कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी है, क्या वो पब्लिक कंपनी है? नहीं। देखो, पब्लिक कंपनी के केस में बहुत सारे कंप्लायंसेस दिए हुए। क्यों कंप्लायंसेस दिए हुए? ऑब्वियसली रीजन है बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इज इन्वॉल्व। अब ये सारे कंप्लायंसेस प्राइवेट कंपनी फॉलो नहीं करती है जो पब्लिक कंपनी के लिए इन्वॉल्व है, और उसमें से अगर प्राइवेट कंपनी ओपीसी है, और बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जैसे कि एजीएम ना भी होल्ड की तो चलेगा, बोर्ड मीटिंग 6 महीने में एक ही बार होल्ड की तो भी चलेगा, नॉर्मल कंपनीज को 3 महीने में एक बार एजीएम होल्ड करनी रहती है, नॉर्मल कंपनीज को 1 साल में एक एजीएम होल्ड करनी रहती है, ओपीसी को एजीएम होल्ड ना भी किया तो चलेगा। ओपीसी के एजीएम कैसे होल्ड करेगा? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोग लगते हैं, भाई मेंबर ही एक है। आप खुद ही के साथ बातें कर रहे हो, खुद ही रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, बोल रहे हो हाँ चलो पास हो गया, यूनानिमस अप्रोच हो गया। लॉजिकल नहीं है, इसलिए ओपीसी एजीएम होल्ड नहीं करता। हां, अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है, मतलब 2 से लेकर 15 तक है, बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। बट नॉर्मल कंपनीज को 3 महीने में एक बोर्ड मीटिंग, ईच क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग, ओपीसी के केस में 6 मंथ्स में 1 बोर्ड मीटिंग। बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस दिए गए हैं ओपीसी के केस में, तो वो प्राइवेट कंपनी के भी कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करता, उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस है। पब्लिक कंपनी तो दूर की बात। और अगर आप एनबीएफसी हो माय डियर फ्रेंड्स, द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इज इन्वॉल्व। ऐसे केस में अगर आप वो सारे कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर रहे हो जो पब्लिक कंपनी के केस में हो, हमें डर रहेगा कि आप कुछ स्कैंडल या फ्रॉड कर सकते हो, और आप लूप होल के थ्रू एक्ट के दायरे में रहते हुए पब्लिक को पागल बना दोगे। हम नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो, एंड दैट इज वाई एनबीएफसीज आप अगर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इट अदर दैन बीइंग एन ओपीसी। गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स?
और एक लास्ट पॉइंट करूंगी, फिर आई विल कॉल इट एन ऑफ, फिर लिंक टूट जाएगी। अब देखो, ओपीसी हैज टू पहली बात तो अगर आप चाहो ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, बट देर आर सर्टेन कंडीशंस। अगर ऐसा हो जाता है कि ये ओपीसी का कुछ टर्नओवर एक्सीड हो जाता है, या तो फिर उसका पेड अप शेयर कैपिटल कुछ लिमिट से एक्सीड हो जाता है, देन कंपल्सरीली यू हैव टू गेट कन्वर्टेड इनटू ईदर अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। देखो, ओपीसी को हमने प्रिविलेजेस इसलिए दिए हैं बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी। Unnecessarily, we do not want to overburden them with law. नहीं तो वो क्या करेंगे, सोल प्रोप्राइटरीशिप ही फॉर्म कर लेंगे। बट हम नहीं चाहते सोल प्रोप्राइटरीशिप के रूप में वो बिजनेस करे। क्यों? हम चाहते हैं इंडिया में कॉर्पोरेटाइजेशन हो, और इसीलिए हमने ओपीसी का कॉन्सेप्ट लाया है। बट अगर हम कहते हैं भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट करो और इतने सारे उनके ऊपर लॉ डाल देते हैं, Nobody will be motivated to incorporate an OPC. बोलेगी भाई अच्छा ही है सोल प्रोप्राइटरीशिप का बिजनेस। समझने की कोशिश करो। अब ऐसे केस में बेसिकली ओपीसी हमने कंपनी के रूप में तो इनकॉर्पोरेट कर दी है, बहुत सारे एग्जेम्पशंस और प्रिविलेजेस उन लोगों को दे भी दिए हैं। बट अगर समझ लीजिए कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, ओपीसी का बिजनेस बढ़ रहा है, उसे और पैसे चाहिए, क्या वो अब एक पब्लिक कंपनी में इनकॉर्पोरेट हो सकता है? क्या वो एक प्राइवेट कंपनी में इनकॉर्पोरेट हो सकता है? जी हां, हो सकता है, क्यों नहीं। भाई मैंने जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बिजनेस इतने जल्दी ग्रो होगा, बट हो गया ग्रो मेरा बिजनेस। आई वॉज लकी इनफ, पर मुझे और पैसों की जरूरत चाहिए, बट आई कैन नॉट गेट एनी मोर मेंबर बिकॉज ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है। तो अब क्या मेरी जान ले लोगे? ऐसे केस में अगर आप चाहते हो, यू कैन गेट कन्वर्टेड इनटू ईदर अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, बट दिस कन्वर्जन हैज टू बी डन ओनली आफ्टर 2 years. You cannot get converted into a private company or a public company before 2 years. बात सिंपल सी है, क्यों ये लिमिट दी है 2 years की? हम क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ओपीसी और प्रिविलेजेस ले लेंगे, और बाद में कन्वर्जन कर लेंगे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, जो हम नहीं चाहते, है ना। हम क्या करेंगे, ओपीसी के रूप में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और इसके सारे प्रिविलेजेस ले लेंगे, और फिर प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स। पब्लिक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेंगे, 2-3 कन्वर्जन के स्टेप्स फॉलो कर लेंगे और प्राइवेट कंपनी बन जाएगी या पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो ये भी एडवांटेज मिल गया और वो भी एडवांटेज मिल गया, नहीं चलेगा। कम से कम 2 साल should lapse from the time you are being incorporated as a OPC, 1-person company. But yes, if your paid up share capital exceeds 50 lakhs or your average turnover crosses 2 crores, 200 lakhs. इसको ना स्मॉल पर्सन कंपनी नहीं, स्मॉल पर्सन कंपनी के लिए अलग है बात है। स्मॉल कंपनी कल सिखाओगी, इट्स सिमिलर बट नॉट द सेम। हो जाओ कंफ्यूज अभी से तुम लोग। 50 और 2 करोड़ का लिमिट सेम है, बट मैं आपको बताती हूँ, छोड़ो अभी क्लास को मत कंफ्यूज करो, मैं आपको बताती हूँ। स्मॉल कंपनी के लिए उसको अच्छा हुआ, एटलीस्ट दैट पॉइंट गॉट क्लिक्ड। OPC has to compulsorily get itself converted into a private company or a public company if firstly the paid up share capital crosses 50 lakhs. और फिर मैंने क्या कहा है, और the average turnover crosses 200 lakhs. और मैंने कहा है, मतलब एक आधी कंडीशन भी अगर फुलफिल हो गई तो क्या मुझे कंपनी कन्वर्ट करनी पड़ेगी? यस। बट मैंने लिखा है एवरेज टर्नओवर, नजर आ रहा है एवरेज टर्नओवर। मैम एवरेज किसका लेगे? एवरेज लोगे ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव 3 years।
स्मॉल कंपनी जो आप बोल रहे हो ना, स्मॉल कंपनी इज ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. एवरेज नहीं लेते हो टर्नओवर का. कल सिखाओगी स्मॉल कंपनी, डोंट वरी. आपके कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स का अगर टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर तीनों को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, अगर ये फिगर एक्सीड्स, नॉट इक्वल टू मैंने नहीं लिखा, इट इज एक्सीडिंग 200 lakhs, यू विल गेट कन्वर्टेड कंपल्सरी इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी. अब सवाल ये होता है, मैम, ओ मैम, अगर पहले ही साल में मेरा टर्नओवर 200 लाख से इंक्रीज हो गया तो फिर क्या? आपने तो कहा था 2 साल तक तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो, बट वो जो कन्वर्जन था वो वॉलेंट्री था. ये जो अब कन्वर्जन हो जाएगा वो बाय कंपल्शन ऑफ लॉ हो जाएगा. गॉट इट? तो देखो, वॉलेंट्रीली अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो ओपीसी इंटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी 2 साल के बाद ही, और सपोज 5वें साल में अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 lakhs इंक्रीज हो गया तो क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? यस. 2 साल के बाद तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमें जवाब देना आ ही जाएगा कि अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 lakhs इंक्रीज होता है या 200 लाख इंक्रीज हो जाता है आपका एवरेज टर्नओवर, तो फिर कंपल्सरी बाय लॉ यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक. बट सवाल ये होता है, 2 साल के पहले मेरा टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है 200 lakhs, पेड अप शेयर कैपिटल का तब सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी आपका पेड अप शेयर कैपिटल क्या था आपको पता है. अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 65 lakhs है, यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एज एन ओपीसी, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट एज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. तो टर्नओवर की बात हो सकती है. पहले साल मेरा टर्नओवर 150 lakhs था, दूसरे साल मेरा टर्नओवर 300 lakhs हो गया. अब एवरेज क्या हो गया? 300 प्लस 150, 450 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 225. हैज इट इंक्रीज 200 lakhs? भले ही 2 साल लैप्स नहीं हुए, कंपल्सरीली आई विल हैव टू गेट कन्वर्टेड इनटू एन ओपीसी. गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? बस एक बार मुझे बोल दो, अगर आपको सोल मेंबर बनना है या नॉमिनी बनना है, आपको कितने कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे? 3 कंडीशन. कौन कौन से? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट ऑफ इंडिया. क्या आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपीसी के रूप में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो? नहीं. क्या आप एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो? नहीं. उसके बाद वॉलेंट्री कन्वर्जन अगर करना हो, कब करना होगा? आफ्टर 2 years. बट कंपल्सरीली बाय लॉ, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड्स 50 lakhs, आपका एवरेज टर्नओवर एक्सीड्स 200 lakhs, क्या आपको कंपल्सरीली प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कैन यू बी अ मेंबर एंड अ नॉमिनी ऑफ 2 ओपीसीज? एक में मेंबर और एक में नॉमिनी, क्या चलेगा? बट कैन यू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी? कैन यू बी द नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 ओपीसी? गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? श्योर? 100%? Okay. So I'll call it an off for today.